नमस्ते जी, नमस्ते। वेलकम टू कोर्ट रूम बाय टीएलओआई। आज बात कर रहे हैं एनालिटिकल स्कूल या पॉजिटिव स्कूल या इम्पेरेटिव स्कूल वाले लोगों को कि इन स्कूल ऑफ थॉट्स ने कानून को कैसे डिफाइन किया हुआ है। एज ऑलवेज, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस करा था ऑन अमेरिकन रियलिज्म, कि अलग अलग लोग कानून को अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। अब इन स्कूल ऑफ थॉट के मेंबर्स को कौन से तरीके का कानून पसंद आता है या कानून की डेफिनेशन पसंद आती है, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये लोग कौन है। अमेरिकन रियलिज्म में हमने बात करी थी कि जी, वो कहता है कानून तो तुमने बहुत शानदार लिखा है, ये बताओ कि कोर्ट रूम में क्या होता है, जज एक्चुअल में क्या करता है, वही कानून है। स्कूल का नाम है एनालिटिकल स्कूल, तो ये लोग कानून को एनालाइज जरूर करते होंगे। स्कूल का नाम है पॉजिटिव स्कूल। नाउ इट हैज नथिंग टू डू विद पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी एटसेट्रा, राइट। पॉजिटिव का मतलब लैटिन में होता है दैट विच इज लेड डाउन। तो इसका मतलब ये देख रहे हैं कि कानून एक्चुअली लिखा कैसा गया है और उसको हम एनालाइज करेंगे। और फिर तीसरा जो इनका जो नाम जो दिया गया है वो है इम्पेरेटिव स्कूल। इम्पेरेटिव मूड से हमें समझ में आ जाएगा कि इनको किस तरीके का, अगर जो स्टैट्यूट है अगर वो एक डेफिनेट तरीके में लिखा हो तो ये लोग कह देंगे भैया सिर्फ ये वाला कानून है। अंडरस्टूड द कोर फिलोसफी ऑफ इट। तो लीव द रूम इमीडिएटली, है ना। लीव द रूम इमीडिएटली। देखिए कैसा एक तरह से कमांड है कि ओए निकल यहां से तू। कहता है सिर्फ ये वाले स्कूल वाले क्या कह रहे हैं कि कहते हैं कि वैसा वैसा सुनो, केवल यही कानून, बाकी सब सिर्फ बातें हैं। जो जो कानून या जो स्टैट्यूट ऐसे टोन में लिखा हो, केवल वैसा वैसा कानून है। तो इसको इंपेरेटिव मूड भी कहते हैं। इंपेरेटिव टोन मूड्स यूजली यूज्ड एज अ सिनोनिम, बट इट इशूज अ डायरेक्ट कमांड। इस शब्द पे याद रखिएगा, यहीं से मैं आपको ऑस्टिन पे लेके जाऊंगा, ऑस्टिन से मैं आपको हार्ट पे लेके जाऊंगा और इवेंचुअली केल्सन पे लेके जाऊंगा एंड द ग्रांड नॉर्म थ्योरी। अब ग्रांड नॉर्म पे आई थिंक केल्सन पे मैंने 6 साल पहले एक लेक्चर करा था विच इज क्वाइट डेटेड। तो अगर आप देखना चाहें तो आप केवल ये वाला भी देखेंगे तो आपका सारा काम हो जाएगा। खैर, तो देखना, इट इशूज अ डायरेक्ट कमांड। तो एनालिटिकल स्कूल या पॉजिटिव स्कूल या इंपेरेटिव वालों को तो इनका शॉर्ट फॉर्म रख देते हैं। एपीआई स्कूल वालों को ये बहुत ज्यादा पसंद है कि भाई कानून तो सिर्फ ये होता है, बाकी तो कुछ कानून ही नहीं होता। तो आलोचक कहेंगे अच्छा बाकी कुछ कानून नहीं होता क्या। और ये तीनों जो थिंकर जो मैंने अभी आपको नाम दिए, ये अपनी थ्योरी इवॉल्व करते चले जाएंगे, लेकिन एट इट्स कोर इनको यही पसंद है। ओके, देन एक और एग्जाम्पल लेते हैं। डू नॉट डिस्क्लोज दिस इंफॉर्मेशन टू एनीवन, है ना। अगेन सी हाउ हिटलरिश, हाउ आर्मी-ish इट इज साउंडिंग, राइट। तो जो ये जो स्कूल के जो पिताजी भी हैं वो भी आर्मी में थे एक टाइम पे, तो आपको समझ में आ रहा है कि जो बीज है, जहां से बीज भाई जैसी वैसी सोच होगी तो वैसे ही काम होगा, है ना। सो दिस इज अ क्लियर इंपेरेटिव इंस्ट्रक्शन बैक्ड बाय अथॉरिटी। दिस इज नॉट अ परमिसिव इंस्ट्रक्शन कि चलो बेटा देख लेना, कर लेना, सोच लेना। imperative है तो imperative school of law, right? So pay the tax within 30 days. So again, this is an imperative command. Stop the vehicle sight when signaled by a police officer. This is again, imperative. Okay. Now we move here. You must file the return before 31st of March. Give you another example. But no person shall construct. Shall है भैया, मजाक की बात नहीं है। Construct a building without prior permission, right? और वो कहता है ये कमांड इशू। अब भाई कमांड तो दे दिया है, तो कमांड इशू करने वाला कौन होगा। कमांड इशू करने वाला इन लोगों के लिए द स्टेट होगा। स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी में तो आर्टिकल 12 में डिफाइंड ही है, राइट। ओनली देन बेसिकली इनके लिए कानून वो है जो ये वाला कमांड अगर स्टेट इशू करे और उसमें एक पनिशमेंट डाल दे कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो डंडा पिटाई होगी, तो कह रहा है ये कानून है। Understood? Hopefully this is clear, right? Hopefully the base core concept is clear. Now we actually start off this topic. So imperative का is मतलब यही है कि it expresses a command etc that requires obedience, often enforced by sanction, right? So now we come in here. मैं सब कुछ आपको लिखवा दूंगा, आपका सेमेस्टर का काम हो जाएगा, जुडिशरी एग्जाम्स का काम क्लियर हो जाएगा, एक हद तक LLM का भी हो जाएगा, बट LLM में much more MCQs are there, which is not the point of this lecture. Okay. So, ये वाले स्कूल वाले क्या कहते हैं, क्विक हील प्रो एडवांस वालों को बाय बाय करें हम, कि लेट अस एनालाइज लॉ एज इट इज, नॉट व्हाट इज ऑट टू बी। वो कहता है ना तो मुझे भूतकाल से मतलब है ना भविष्य से। जैसे काफी लोग आप अपने दोस्तों में सुनते होंगे ना, मेरे परिवार से बहुत पैसा था। आज के बारे में बात करो, 35-40 साल पुरानी बातें खत्म हो गई, कोई बात नहीं, है ना। आज के बारे में बात करो, वो तो हर किसी का दादा अगर हाईवे पे जमीन ना बेचता तो सभी का काम वेल बढ़िया ही रहता, है ना। ओके, सो
कानून में हम कह रहे हैं कि दिस इज, आज के बारे में बात करो, ये लिख लेना, लेट अस, सो दी analytical school slash positive या API school, basically it analyzes law as it is, not what is ought to be, as law exists today. Hopefully this is clear to you. All right, ये आपको लिखना पड़ेगा अपने नोट्स में, इसको यहाँ पे लेक्चर को पॉज भी कर सकते हैं बीच में और वहां से लिखिए. So what it analyzes: the source of law, the authority behind the law, the structure of legal rules and validity of law with respect to the state. स्टेट एक कमांड इशू करेगा और उस पर सैंक्शन होना चाहिए, मतलब अगर आपने वो कमांड नहीं फॉलो करा फिर आपको डंडा पड़ेगा. ये कहता है सिर्फ जो कानून ये स्टेट करते हैं और जो कानून स्टेट ने बेसिकली, जो कमांड स्टेट ने दिया और उसमें सैंक्शन लगा और लोग उसको मानते हो, केवल वही कानून है, बाकी कुछ भी इनके लिए कानून नहीं है. होपफुली दैट इज क्लियर टू यू. ओके, राइट. पॉजिटिव स्कूल तो लिख लीजिएगा. पॉजिटिव तो हमेशा अपना जब भी आंसर जब निपटा रहे हो तो आप मतलब नाम, बेसिकली नाम से शुरू करिएगा. पॉजिटिव डज नॉट मीन गुड, बेनिफिशियल और प्रोग्रेसिव. नो, पॉजिटिव इट कम्स फ्रॉम द वर्ड पॉजिटिव, दैट विच इज लेड डाउन. लैटिन में द वर्ड पॉजिटिव, लाइक फॉर एग्जाम्पल जैसे इन कैमरा प्रोसीडिंग्स होती हैं, तो इन कैमरा प्रोसीडिंग्स दे आर इन द चेम्बर, दैट इट हैज नथिंग टू डू विद द कैमरा एज सच, इज इट? ठीक है जी, ओके. सो imperative school के अंदर क्या हो रहा है? The word imperative literally means a command that must be obeyed. So of course, this is pretty much the same school. This school, especially John Austin, views law as nothing more than command issued by a sovereign, backed by sanctions and habitually obeyed. मैंने आपको शुरुआत में, वैसे तो मैंने आपको सभी कुछ बता दिया केल्सन की थ्योरी को छोड़ के, मोस्टली हमारी शुरुआत के 5 मिनट में ही सारी डिस्कशन हो गई. अब मैं आपको फॉर्मल नोट्स दे रहा हूँ जिसको आप अपने आंसर्स में यूज करिए एंड you will basically sail through your semester exams. All of these lectures on this channel, they are designed to basically to aid you in clearing your semester exams. कभी जुडिशरी की पढ़ाई करनी हो पहले आ जाइएगा, क्लैट AILET के लिए पढ़ना हो, NLSAT के लिए पढ़ना हो, लॉ एंट्रेंसेस और जुडिशरी के लिए अलग से डेडिकेटेड जब तैयारी करनी हो तो ऑफ कोर्स वो तो यूट्यूब पे कराई नहीं जा सकती. खैर, कमांड्स इशूड बाय सॉवरेन, बैक्ड बाय सैंक्शन एंड हैबिचुअली ओबेड. लॉ इज नॉट एडवाइस, नॉट मोरालिटी, नॉट कस्टम फॉर दिस स्कूल. स्पेसिफिकली याद रखिएगा, जब भी जूरिस्प्रूडेंस पढ़ रहे हैं तो ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है ना. अब किसी के लिए न्याय कुछ और है, किसी के लिए कानून कुछ और है, तो हम अलग अलग नजरों से कानून की परिभाषा को बेसिकली देख रहे हैं. इट इज एन ऑर्डर. ओके. द एनालिटिकल स्कूल स्टडीज लॉ एज इट इज एंड नॉट लॉ एज इट इज ऑट टू बी. लिख लीजिए. It deliberately separates law from morality, religion, politics, and sociology. All right. It's not concerned with justice, ethics, or social good. स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, कमाल का आंसर निकलेगा. कोई दुक्की वुक्की पढ़ने की ज़रूरत नहीं, सारी पढ़ दी. कोई AI के पास जाने की ज़रूरत नहीं, सब यूज़ कर दिया, सारे रिसोर्सेज एग्जॉस्ट करे हुए हैं. कृपया करके बस लेक्चर निपटा देना, काम हो जाएगा. और समझ लेना, आई बिलीव समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. So analytical means, अब analytical नाम ही कर दिया हमने इनको. Analytical means breaking law into its basic components, defining law precisely and logically, avoiding moral or metaphysical speculation. So this is basically you are analyzing law and इनके हिसाब से हम analyze करके केवल positive law या imperative tone या imperative mood वाले law को law मानेंगे. बाकी तो कह रहे ये तो सब natural का काम है, historical, sociological कह रहे तुम देखो ये morality philosophy अपनी देखो. सोशियोलॉजिकल में से एक निकला था अमेरिकन रियलिज्म, जिसके ऊपर ऑलरेडी हमने एक लेक्चर करा हुआ है. ओके, सो अब शुरुआत करते हैं इस लॉ के बेसिक भीष्म पितामह से, है ना. लेकिन इनके भी सर पे एक और है, उनका नाम है बेंथम. इनको मतलब खिताब दे दिया जाता है, लेकिन इनके भी जो गुरु थे उनका नाम था जेरेमी बेंथम. उस पर एक बार ही आएंगे. तो बेंथम से कहानी शुरू होगी, ऑस्टिन पे जाएगी, ऑस्टिन से जाएगी और हार्ट पे आएगी, और हार्ट से आएगी और इवेंचुअली केल्सन पे जाके समअप हो जाएगी. तो जॉन ऑस्टिन ने दी कमांड थ्योरी. ये आर्मी वाले भैया थे. तो ऑस्टिन डिफाइंड लॉ एज अ कमांड ऑफ द सॉवरेन बैक्ड बाय सैंक्शन. देयरफॉर दिस स्कूल भी इसी विचारधारा पे चलता है. सो एलिमेंट्स इनको चाहिए. ऑस्टिन के लिए कोई भी कानून कहने लायक है ना. जैसे वो कहते हैं जी, इफ यू आर वर्दी इनफ ऑफ बीइंग कॉल्ड एज अ लॉ, जैसे थॉर में था, आर यू वर्दी ऑफ दीज रेल्म्स, है ना. सॉवरेन होना चाहिए, पॉलिटिकली सुपीरियर अथॉरिटी कानून में मुझे चाहिए. मुझे कमांड चाहिए. भाई सॉवरेन क्या कराना चाहता है कि ये तुम करोगे, ये तुम नहीं करोगे, हम बताएंगे तुम्हें. और अगर तुमने नहीं मानी ना बात तो डंडा पिटाई होगी, सैंक्शन, है ना, पनिशमेंट फॉर डिसोबीडियंस.
और फिर ये देखो कि कानून में एक और एलिमेंट, वैसे तो 3 मेन यहीं पर है कि एक हैबिट ऑफ ओबीडियंस होनी चाहिए कि पीपल जनरली ओबे, नहीं तो वो कानून ही क्या हुआ जिसको लोग फॉलो ही नहीं करते, है ना भाई। सिंपल फंडा है कि मैंने जी कौन सा कानून, भाई डंडे के बिना कौन माना है ना, हर किसी को बातों से कौन माना है, हर किसी को एक हादसा जरूरी। ओके, whoever commits theft shall be punished with imprisonment or fine। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे ऑफ कोर्स आईपीसी में 378 होता था, आईपीसी 303 बीएनएस के अंदर थेफ्ट की डेफिनेशन, और वहां लिखा हुआ है फाइनली whoever commits theft shall be punished with imprisonment or fine, जितना भी लाइक फॉर एग्जांपल जो भी स्पेसिफिक सेक्शन के अंदर जो कुछ दे रखा है। सी, this is a command, not moral advice. This is issued by the state, backed by the sanction, and the obedience ensured through fear of consequences। देखना, इसको लिख लेना अपने नोट्स के अंदर, और ये एग्जाम्पल देकर आना कि फॉर एग्जाम्पल सच अ स्टैट्यूट, ये एनालिटिक एपीआई स्कूल वालों को रास आएगा, ये इनका बड़ा प्रेम प्रसंग वाला कानून है कि वाह जी वाह क्या लिखा है, यही होता है कानून। वो कहता है जी वो प्रीएम्बल में हमने लिखा है वी द सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर वगैरह, ये कोई कमांड है इसके अंदर? कह रहे नहीं कमांड नहीं। सैंक्शन है? कह रहे वो भी नहीं। हटाओ पर इसको, है ना। तो ऐसी चीजों को ये लोग कानून मानते हैं। ओके, whether theft is morally wrong is irrelevant here. The analytical school only asks, is there a command, authority, sanction? वो कहता है 3 ये चेक कर दे, अगर किसी भी चीज में ये है तो वो कानून है हमारे हिसाब से। क्लियर? ओके। No person shall drive a vehicle without a valid driving license. Let us say that there is a कानून there, हमारे MBA में तो होगा ही है। So why API Thinker School will classify this as a law is because clear imperative है आपके पास, you shall not, issued by legislative authority भी है, पार्लियामेंट ने आपको इस कानून बना के दिया है, और पनिशमेंट भी हमने आपको दे दी, और आप इसको मान भी रहे हैं। एंड API स्कूल वाले कह रहे हैं जी बहुत बहुत बढ़िया है, हम बहुत खुश हैं इस कानून से, यही तो कानून, यही कानून कानून होता है। अरे बाकी लोग कोई कानून की औकात नहीं रखते, ये है कानून। Okay, so even if someone drives safely or out of necessity, the law still applies, as in without license. Morality and hardship are external to the legal realm। कह रहा मेरा कोई लेता नहीं, मैं सिर्फ बताऊंगा कि कुछ कानून है या कुछ कानून नहीं है। तो अगेन ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर हम कानून को अलग अलग लेंसेज से बेसिकली देख रहे हैं। ओके, याद रख लेना इस बात को और लिख लेना, what the analytical school will not ask is the law pro poor, does it reflect the Indian culture, is it socially progressive, those belong to, ये ऐसी बातें sociological school या natural law school। Natural of course means something there completely different altogether, but खैर अभी थोड़ा सा जाएंगे natural school में, फिर एक बार eventually natural school पे तो lecture तो करना ही करना। Hopefully this is clear। वो कहता है यार ये तो API स्कूल वाले मोस्टली आर्मी सॉर्ट ऑफ लोग हैं, और एपीआई स्कूल के अंदर भी थिंकर्स डिफर करते हैं एक दूसरे से। तो ऑस्टिन ने तो एक बताया, उसको एक्सपाउंड करा हार्ट ने कि नहीं 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 नहीं, थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा इसका स्कोप वाइडन करते हैं। फिर आया कैल्सन कि भाई ये क्या बोलते रहते हो तुम, कमांड वमांड, हम तो नॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। राइट, होपफुली द फंडा इज प्रीटी मच क्लियर। ओके, What it will not consider as law, हमेशा ये एग्जाम्पल अपने आंसर्स में देकर आना। इनके लिए डीपीएससी कहता है आर्टिकल 37, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी शैल नॉट बी एनफोर्सेबल इन एनी। वगैरह लिखा ही क्यों है यार तूने, क्यों लिखा है भाई, क्या बेकार की बातें करते हो तुम, है ना। फंडामेंटल ड्यूटीज, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन, है ना। आर्टिकल 51 है, 42nd अमेंडमेंट, स्वर्ण सिंह कमेटी, करेक्ट, कुछ याद आ रहा है, 1976, है ना, केशवानंद भारती के जस्ट थोड़े बाद में। प्रीएम्बल जैसा मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ही था, है ना। अब तो ये लोग कह रहे हैं ये तो कानून नहीं है, तो इनके क्रिटिक्स, एपीआई स्कूल के क्रिटिक्स कहेंगे अरे भाई कैसे नहीं है कानून, कानून ही तो है ये, तो और क्या है, तुम क्या कहना चाहते हो कि मतलब ये क्या लॉलीपॉप दे रखी है पार्लियामेंट ने लोगों को, कानून है ये। वो कहता है अच्छा, तो और एपीआई वाले कहेंगे सैंक्शन है इसमें, नहीं है, किसने इशू करा था, क्या स्टेट ने इशू करा, स्टेट, कह रहे वाह एक एलिमेंट तो चेक हो गया। अच्छा, कमांड है इसमें, कह रहे कमांड तो नहीं है, कह रहे अगर ये ना फॉलो करें तो कह रहे कोर्ट नहीं जा सकता। वो कह रहा मेरे कमरे से तू बाहर निकल जा, एपीआई वाले ये कहेंगे। राइट, ओके देन, ऑलराइट। सो अंडर द एनालिटिकल स्कूल ओनली दोज नॉर्म्स which emanate from a legally recognized sovereign authority and are backed by sanctions are considered as law। इसको norms को स्लैश, ना norms actually केल्सन की भाषा है,
कमांड कर लेना, ठीक है जी, इसको कमांड कर लेना तो बेटर एक पूरा प्रॉपर बेसिकली लैंग्वेज आ जाएगी। एंड आर बैक्ड बाय सैंक्शंस एंड कंसीडर्ड लॉ, कस्टम्स, मोरालिटी, रिलीजन, सोशल प्रैक्टिस इन इंडिया आर एक्सक्लूडेड अनलेस फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट। दिस इज द फुल एंड फाइनल डेफिनेशन ऑफ द एनालिटिकल स्कूल। इतना भी लिखा होगा काम चल जाएगा, बट लिखना नहीं, समझना है ना, लिखना तो ऑफ कोर्स है यार, लिखे बिना कैसे काम चलेगा। ओके देन, अब एक होती है जी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। जैसे कि अभी 130th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल आया था, उसमें ये लोग कह रहे हैं कि हम कोई भी मिनिस्टर वगैरह हो, पीएम सीएम एक्सेट्रा, और उन पर कोई चार्ज वार्ज लग गया और वो कस्टडी में अगर 31 दिन अंदर रह गए तो उसके बाद उनको कंपल्सरली रिजाइन करना पड़ेगा, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को बेसिकली इनहांस करेगा। सो व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी? कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी यूपीएससी का बहुत ही प्रसिद्ध और मशहूर बेसिकली एक मतलब प्रेम है उनको इस टॉपिक से, कि जो चीज़ नहीं भी लिखी हुई है लेकिन उसको स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के खिलाफ, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के बेसिस पे काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग करते रहते हैं, कोर्ट भी करते रहता है, पार्लियामेंट भी करते रहती है। इनके लिए एपीआई के लिए ये शायद नहीं ठीक बैठता। वो कहते हैं कौन सा कमांड है यहाँ पे, कौन सा सैंक्शन है, कौन सी सॉवरन अथॉरिटी ने इशू करा था, किसी ने नहीं करा, हमारे लिए कोई लॉ नहीं। तो ये जैसे नवजोत सिंह जौहर, शाबरी माला वगैरह के अंदर जो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी यूज करके जो डिसीजन लिए थे, मेरे से मत बात करो, ये मेरे लिए तो ये कानून नहीं है। एनालिटिकल वाले क्या कहेंगे इनके लिए, दैट दिस इज नॉट टेक्सचुअली इनैक्टेड, देयर इज नो डेफिनेट सैंक्शन, जो मैंने आपको बोला, डिपेंड्स ऑन जुडिशियल वैल्यू एंड सीन एज एक्स्ट्रा लीगल मॉरल रीजनिंग, दिस इज नॉट लॉ, राइट। वगैरह लॉ तो लिखा होगा एज इट एज इट इज, नॉट व्हाट इट ऑट टू बी। कह रहे जैसा है मैं सिर्फ उस पर बात करूंगा, नॉट व्हाट इट शुड हैव बीन, कुड हैव बीन, वुड हैव बीन, राइट। मतलब वो वाले बापू हैं जो सीधा पूछते हैं कि बता पेपर क्लियर हुआ कि नहीं, कहना नहीं मेरे को उस दिन 103 बुखार, फिर ये पूछ रहा हूँ कि पेपर क्लियर हुआ कि नहीं। वैसे वाली जनता है बेसिकली इन इट्स एसेंस। ओके, देन बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। हमारे यहाँ बेसिक स्ट्रक्चर भाई जज मेड लॉ है, कहीं लिखा तो था नहीं कि आप कुछ भी अमेंड नहीं कर सकते, है ना। एज पर अगर आप सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की बैराक पढ़ेंगे आपको लगेगा भाई कर तो सकते हैं, लेकिन ये कह रहा नहीं कर सकते, जजों ने बनाया था केशवानंद भारती के अंदर, राइट। तो ये कहेगा was the basic structure doctrine, was it given by the sovereign, the state? Karen ji, no, it was not explicitly enacted by the sovereign. It emerged from judicial interpretation, it lacks clear sanction structure। कह रहे तो कोई पनिशमेंट भी प्रिस्क्राइब करी है इसके लिए, कह रहे नहीं इसके लिए भी नहीं करी। तो बेसिकली वो इनके लिए, ऑस्टिन जैसों के लिए तो ये कोई कानून नहीं है, जबकि वैसे बाकियों के लिए है। तो इनके क्रिटिक्स कहेंगे तो तू बता भाई ऑस्टिन बेसिक स्ट्रक्चर को कैसे डिफाइन करेगा। फिर बेसिक स्ट्रक्चर वो कहेगा अब तो खैर गुजर गए, अब तो भैया कभी क्या कहना चाहता है तो किससे क्या पूछें, तो गुजर चुका है, तो अब क्या ही कोई बेचारे से पूछेगा आगे। सो कोर्ट्स हैव क्रिएटेड अ मॉरल लिमिट, नॉट अ कमांड बैक्ड रूल। सो मॉडर्न पॉजिटिव्स लाइक हार्ट वुड डिसएग्री। खैर ये अभी इस पॉइंट पे आ रहे हैं। सो थिंकर्स, सबसे पहले थिंकर का नाम हमेशा आपके आंसर में जाना ही जाना, जेरेमी बेंथम, 1748 to 1832। सेमेस्टर्स के लिए टाइमलाइन रट लीजिए, मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। So he was also known as the founder of positivism. Actually, Austin is labeled as the founder of positivism in the popular sense, but it can be argued that this guy was the founder of positivism. He is also known as the founder of modern utilitarianism. Right? वो कहते हैं यूटिलिटी क्या है लॉ की, फिर देखते हैं, right? लिख लीजिए। इन्होंने ज्यूरिस्प्रूडेंस को एक्सपोजिटोरियल एंड सेंसोरियल या सेंसोरियल, बेसिकली सॉरी फॉर माय प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक देयर, को बांट दिया। और उसके अंदर एक्सपोजिटोरियल के अंदर कहते हैं जी एनालिटिकल वाले, यहाँ पे इन दिस सॉर्ट ऑफ द डेफिनेशन यहाँ पे आपको कोई मॉरल्स के बारे में बात करने की जरूरत नहीं। दी सेंसोरियल ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर ये कहते हैं दिस इज ऑल्सो नोन एज द साइंस ऑफ लेजिस्लेशन, जिसमें ये बात करते हैं व्हाट द लॉ ऑट टू बी, कि कैसा होना चाहिए था, जैसी दुनिया है वैसी तो नहीं, तो दुनियादारी भी ज़रूरत है, चलो यूं ही सही है ना। आई थिंक बशीर बद्र या एक और पॉपुलर शायर का ये है, ठीक है जी। खैर एनी विच वे, अभी मेरे दिमाग से निदा फासली की आई लाइन। ओके, सो ही रिजेक्टेड द नेचुरल लॉ थ्योरी। वो कह रहे हैं क्या नेचुरल लॉ वाले क्या टैपा चिपी करते रहते हैं। Natural law theory holds that the law is derived from reason, nature, or divine order, not that an unjust law is not true law. It focuses a lot on divinity, right? Natural law at the end of it. So natural law theory rests on 5 key ideas.
देयर एग्जिस्ट अ हायर लॉ बियॉन्ड ह्यूमन लेजिस्लेशन, जहां से बेसिकली हमने एज अबव सो बिलो, जैसे तंत्रों में भी ये कहा जाता है. Then this higher law is based on reason, morality or divine will. Okay. Human laws must conform to this higher law. ये नेचुरल वाले कहते हैं, और बेंथम कहता है मैं नहीं मानता. और बेंथम का शिष्य ऑस्टिन, जब गुरु ही नहीं मानेगा तो शिष्य क्या माने. Okay. Unjust laws lack true legal validity and law and morality are inseparable. Natural law वाले मानते हैं जब हम morality ही नहीं इसी law basically maintain कर पाएगा तो किस बात का law है ना. ये लोग कह रहे हैं नहीं. Bentham's utilitarianism is the theory that laws and actions are justified if they promote the greatest happiness of the greatest number. लिख लीजिएगा इस लाइन को. So nature has placed mankind under the governance of two sovereign masters, pain and pleasure. ऐसा बेंथम का कहना था, है ना. भाई सारे काम या तो आप सुख के लिए करेंगे और टू अवॉइड दुख के लिए करेंगे. So humans act to seek pleasure to avoid pain. Law therefore should, इनका कहना था, increase pleasure and reduce pain, है ना. वो लॉ ही अच्छा होगा जो ये काम कर रहा हो. So utility is the tendency of something to produce benefit, advantage, and basically a law has utility if it maximizes net happiness in society. ऐसा बेंथम भैया को कहना था. So does this law increase overall happiness? If yes, then it's a good law. If no, then it's a bad law. And what is the law? Again, law command होना चाहिए, sanction होना चाहिए, as in command होना चाहिए, state होना चाहिए, state या higher authority / sovereign होनी चाहिए, या sanction होना चाहिए. Okay. So this is the basics of ये जो इसके ऊपर सारे आपके उस टाइम पे जो इंग्लैंड के जो सारे लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स बने वो इस पे बने. फिर आया हमारा महाराज जॉन ऑस्टिन, और वो कह रहा है हायर कमांड बेसिकली वाला आदमी था. 1790 to 1859 आर्मी में इन्होंने सर्व करा टिल 1812. तो 1719 में आदमी पैदा हुआ तो टीन एज में बेसिकली आर्मी में सर्व करके आए थे फॉर 5 years. एंड जो इनका जो कोर जो बेसिकली जो कोर जो वर्क जो था उसको आप इग्नोर करें जो स्क्रीन पे लिखा है. दिस वाज द प्रोविंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस डेटरमाइंड, राइट. ये इनका मेन किताब का नाम है, दैट्स 1832. जरूर इसको याद रखें. एंड ही इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस. एंड ही डिवाइडेड इन लॉ इनटू टू कैटेगरीज, लॉ प्रॉपर्ली सो कॉल्ड एंड लॉ इम्प्रॉपर्ली सो कॉल्ड. तो लॉ प्रॉपर्ली सो कॉल्ड इनके लिए क्या क्या होंगे, कमांड होगा, सॉवरेन होगा, मतलब एक हायर आदमी होगा, यूजली इट्स द स्टेट, और फिर वहां पे सैंक्शन होगा. तो इन्होंने अपनी जो स्टडी जो पॉजिटिव लॉ की कन्फाइन करी वाया द एनालिटिकल मेथड ऑन लॉज प्रॉपर्ली सो कॉल्ड. फिर था लॉज इम्प्रॉपर्ली सो कॉल्ड. ये कहता है यार ये तो मॉरल्स या इसमें कोई सैंक्शन है नहीं, इंटरनेशनल लॉ टाइप, ठीक है तुमने रख लो, इट्स अ टूथलेस टाइगर, है ना. ये वो सांप है जिसमें कोई जहर नहीं है, तो कौन डरेगा इससे. ओके. देन पॉजिटिव लॉ वर्सेस पॉजिटिव मोरालिटी, राइट. पॉजिटिव लॉ वर्सेस पॉजिटिव मोरालिटी, इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं. ग्रेट वर्क. सो पॉजिटिव लॉ कहता है इट्स द रूल्स लेड डाउन बाय रिकॉग्नाइज्ड सॉवरेन अथॉरिटी एंड एनफोर्स्ड बाय लीगल सैंक्शंस. यूजुअली मुझे नोट्स से पढ़ाना मतलब ज़्यादा कोई अच्छा नहीं लगता, बट ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं तो एज एन जो लिखना पड़ेगा, तो फिर अगर बोर्ड पे लिखना शुरू करेंगे तो वीडियो तो पता नहीं कहाँ से कहाँ 2-2.5 घंटे पहुंच जाएगा. अभी भी आई थिंक आधा घंटा 40 मिनट तो लगेगी. Positive morality is rules for conduct actually followed by society but not enforced by the state. They exist as social facts, not legal commands. वो कह रहा है कुछ भी नहीं होता जी, अरे बेकार की बात है, तो बस लिखा हुआ है, ठीक है, मोरालिटी है, ये लॉ थोड़ा ना है. So respecting elders, arranged marriage norms, the community pressure against live-in relationships, खाप पंचायत rules. वो कहता है एक काम करो, मुझे इसमें ढूंढ के दिखा दो कि CDS है कि नहीं, कमांड ड्यूटी सैंक्शन कहीं पे है इसके अंदर, या बेसिकली सॉवरेन भी लगा दो, CSS कर देते हैं चलो इसको. कह रहे कहीं नहीं है ना, ये कोई ये लॉ नहीं है, ये मोरालिटी है. आपको करना हो तो कर लीजिए, ना करना हो तो ना करें, है कि नहीं. ओके. तो इनके लिए कोई कानून नहीं. सो ऑस्टिन हाउएवर एक्सेप्ट्स 3 काइंड्स ऑफ लॉ व्हिच आर नॉट कमांड्स बट मे बी इंक्लूडेड विद इन द परव्यू ऑफ लॉ. बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा. सो डेक्लेरेटरी और एक्सप्लेनेटरी, लॉ ऑफ रिपील या लॉज ऑफ इम्परफेक्ट ऑब्लिगेशन. तो डेक्लेरेटरी लॉज या जो एक्सप्लेन करते हैं दूसरे कानून को, ऑस्टिन कह रहा है चलो उसको मैं इंक्लूड कर देता हूँ, जबकि उनमें कोई वो नहीं है, कमांड सॉवरेन सैंक्शन नहीं है, लेकिन मैं इंक्लूड कर देता हूँ. लॉ ऑफ रिपील को भी कह रहा है चलो मान लेता हूँ, लॉ कोई बात नहीं, है ना. फिर लॉ ऑफ इम्परफेक्ट ऑब्लिगेशन, ये कौन से होते हैं? They are rules that impose a duty but provide no legal sanction for breach because there is no enforceable punishment. They are not law in the strict analytical sense. But वो कह रहा है कोई बात नहीं, आ जाओ कोई बात, है ना. थोड़े से कानून को एक्सेप्शन दे रखी. अब आते हैं क्रिटिसिज्म. अब ऑस्टिन का ही सारा काम है, तो भाई क्रिटिसिज्म ऑफ दी ऑस्टिन थ्योरी की, भाई ये क्रिटिसिज्म क्या होगा इनकी थ्योरी का.
जो चीजों को ये कानून नहीं मान रहा, तो उनको दूसरे लोग मान रहे होंगे या वो कानून है एक्चुअली इन द रियल लाइफ। तो सर से पूछ रहे हैं कि सर आप बताइए, फिर आपकी डेफिनेशन तो इन पे तो नहीं फिट बैठ रही। सबसे पहली बात आती है कस्टम्स की। सो ऑस्टिन फेल्स टू एक्सप्लेन, या ऑस्टिन्स थ्योरी फेल्स टू एक्सप्लेन कस्टमरी लॉ. The criticism is that, well, they existed before state recognition. Austin treats custom as law only after the courts recognize it. Problems: court, they do not create customs, they merely declare existing practices. Hopefully this is clear to you already. Then you have international law. So as per Austin, international law is not law. Okay, great work. So Austin's view is basically international law is positive morality. Whether if, like for example, US recently invaded Venezuela, कौन क्या कर पाया, सब बस देखते ही रह गए। ऑस्टिन कह रहे कर लो, क्या सैंक्शन है यूएस के ऊपर, क्या सैंक्शन लगाओगे? अमीर आदमी है वैसे भी, लाइक ऑन द ग्लोबल स्टेज इज लाइक यूएस इज द रिचेस्ट वेल्थीएस्ट मोस्ट पावरफुल कंट्री। सो इंटरनेशनल लॉ इज पॉजिटिव मोरालिटी, नो ग्लोबल सॉवरेन। यूएस के ऊपर तो कोई नहीं बैठता ना, कह रहे यूनाइटेड नेशंस बैठता है ना, नहीं बैठता। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, यूनाइटेड नेशंस कितना को क्या इन्फोर्स करा पाएगा। ज़्यादातर यूएस ने करा तो यूनाइटेड नेशंस ने क्या करा उसका। So no central sanction. The criticism is international law is followed, enforced and recognized by the states. भाई पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ में तो है ही ना। आईसीसी भी पकड़ लेता, आईसीजे भी कह देता है कि आप ये नहीं करोगे। तो आलोचक कह रहे हैं कि इसको समझा जरा। ऑस्टिन, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन नहीं, जॉन ऑस्टिन ऑफ कोर्स। Modern legal systems regularly incorporate it. So this is also law, but you are saying that this is not law, so therefore this is a criticism of your theory. Alrighty then. Then you are in the judge-made law. What about the doctrine of basic structure? Is it not law? Can Parliament breach the doctrine of basic structure? Can they amend something which is a part of the basic structure and will not the Supreme Court strike it down? So that is also law. How dare you call it कि ये तो law नहीं है, right? Then laws which basically which confer rights, then को जगह confer rights कर देना. So there are many laws. They allow contracts, wills के law हैं, company law है. They create corporations, they confer legal rights वगैरह, ये भी लॉ नहीं है तुम्हारे हिसाब से? क्योंकि इसमें ना कोई कमांड आ रहा है, ना कोई सैंक्शन आ रहा है। ऑफ कोर्स दे आर इशूड बाय द स्टेट, सिर्फ स्टेट वाली आपकी बेसिकली पॉलिसी आ रही है। कई में सैंक्शन भी आ जाएगा, कई में थोड़ा बहुत कमांड आ जाएगा, बट मेजोरिटी में तो नहीं। तो क्या ये लॉ नहीं है? ठीक है जी, ओके। सो ओवरली मैकेनिकल एंड रिजिड, तो इनकी बेसिकली इनकी जो डेफिनेशन को कहा गया है, दैट इज एन ओवरली मैकेनिकल एंड रिजिड क्रिटिसिज्म। इट इग्नोर्स जस्टिस, इक्विटी एंड सोशल पर्पस, treats law as a closed command system. This rigidity led to Hart's rule-based positivism, sociological and realist schools. यहाँ से शुरू होते कहानी हार्ट की। इस पूरे क्रिटिसिज्म को अगर समझ में आ गया तो फिर आपको समझ आएगा कि हार्ट की हमें जरूरत ही क्यों पड़ी, मतलब शरीर में नहीं, ओवरऑल थ्योरी में। Austin's theory was improved by Holland, Salmon and Gray. खैर मेन क्रिटिक जो है इनके थे वो थे एचएलए हार्ट, है ना। तो एचएलए हार्ट ने अपना काम लिखा या किताब लिखी, द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ। तो क्रिटिक भी नहीं, सिर्फ आलोचना नहीं करी उन्होंने इसको इवॉल्व करा, इस डॉक्ट्रिन को बेसिकली इवॉल्व करा कि भाई मैं बताता हूँ कि एक्चुअल सही पोजीशन क्या है, कि ऑस्टिन बोल तो ठीक रहा है, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है। कैल्सन ने हार्ट वाली को जाके मॉडिफाई कर दिया, कोर ऑस्टिन की है, होपफुली द फंडा इसमें। So Hart respected John Austin for separating law from morality, treating law as a social fact and insisting on conceptual. But Hart believed Austin's theory was too simple for modern legal systems. Hart did not reject positivism, he rejected command-based positivism. देखिए timeline basically इनकी थोड़ी सी basically आगे आ गई. So he याद रख लेना, now we are moving from commands to rules. In Kelsen we will move from rules to norms. Clear है? Okay. So law इनका कहता है, ये क्या बोलते हैं, हार्ट भैया कह रहे हैं लॉ इज नॉट जस्ट ऑर्डर्स प्लस थ्रेट्स। ऑस्टिन कह रहा था लॉ इज कमांड प्लस सैंक्शन। हार्ट कह रहा है दैट मॉडल एक्सप्लेन गनमैन ऑर्डर बट नॉट लीगल सिस्टम्स। रॉबर सेइंग योर मनी और योर लाइफ फिट्स ऑस्टिन्स मॉडल बट इज नॉट लॉ। वो कह रहा है भाई ऑस्टिन थोड़ा शांत रहा कर, इतना उत्तेजित क्यों है तू, दूसरा भी तो कोई कानून हो सकता है ना। ठीक है जी, ओके। फिर हार्ट कह रहा है sanctions are not central to all laws, right? So Hart pointed out that many laws they confer power, such as contracts, will, and marriages, enable people rather than threaten them. These are not commands backed by sanctions, but they are still law. So Hart भैया ये कह रहे हैं, okay?
Then Hart's own theory was that law is a union of rules, and वो कह रहा है कमांड को तुम रूल, कमांड बोलना बंद कर दो, तुम अब रूल बोलो, तो ये थ्योरी तुम्हारी बहुत ही शानदार काम करेगी. सो लॉ इज अ यूनियन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूल्स. तो इन्होंने दो तरीके के अब आपको रूल बता दिए कि कानून तो एक्चुअली प्राइमरी रूल है और सेकेंडरी रूल. ओके, प्राइमरी रूल्स वो कहता है ड्यूटी इम्पोजिंग है, जैसे इम्पोजिंग ड्यूटी, रेगुलेटिंग कंडक्ट, फॉर एग्जाम्पल क्रिमिनल लॉ, ट्रैफिक रूल्स. दीज रिजेंबल्स ऑस्टिन्स कमांड बट आर ओनली वन पार्ट ऑफ लॉ. तो बेसिकली वो कह रहा है ऑस्टिन का जो सारा जो काम ऑस्टिन करके गया उसको आप प्राइमरी रूल की डेफिनेशन के अंदर फिट करा दो. और कह रहा है वो जो मिसिंग, जो बेचारे की आलोचना इतनी जो हुई है, वो जो मिसिंग जो बेसिकली हमारा काम हुआ ना, उसको मैं आपको पूरा करा देता हूँ. ओके जी. तो सेकेंडरी रूल इज पावर कन्फर्मिंग. तो वो कहता है लॉ वैलिड इफ इनैक्टेड बाय पार्लियामेंट प्लस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर. चाहे उनमें कोई सैंक्शन होना हो, चाहे वो कुछ कमांड देना दे रहे हो, वो भी कानून है. ये पूरा का पूरा एस्पेक्ट ऑस्टिन ने बेसिकली मिस आउट कर दिया. सो दिस इज बेसिकली प्राइमरली फॉर लेजिस्लेशन, अमेंड द लॉ एज पर द नीड, है ना. तो कह रहा है प्राइमरी रूल प्लस सेकेंडरी रूल इज इक्वल टू लॉ. प्राइमरी रूल नॉट कमांड, रूल. ओके, होपफुली जागे हुए हैं. लेक्चर इज वी आर प्रीटी मच halfway through, right? Why Hart's theory is superior to Austin? Well, according to Hart only. वो कह रहा जी मेरी तो थ्योरी है, क्योंकि थ्योरी सेकेंडरी रूल को एक्सप्लेन कर गई. ऑस्टिन में तो ऑस्टिन का तो सारा काम प्राइमरी रूल पे ही टिका हुआ है इनके हिसाब से. तो हार्ट की थ्योरी अब एक्सप्लेन करती है कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, जुडिशियल लॉ मेकिंग, बेसिकली ये वाले जो सारे के सारे जो आलोचना थी ना ऑस्टिन की, वो हार्ट ने पूरी कर दी कि यार काम तो उन्होंने बढ़िया करा है. वो जो मिसिंग एलिमेंट है वो बता देता हूँ. तो ये रहेगा तो पॉजिटिव स्कूल, इंपेरेटिव स्कूल, एनालिटिकल स्कूल ही ओनली. लेकिन वो जो मिसिंग जो बेसिकली एक जो शेष जो था आपके जो थ्योरी में से, वो ये रहा. तो अब मैंने आपको सेकेंडरी रूल करके उनको सबको, मतलब दैट लूपहोल हैज बीन क्लोज्ड. So it fits modern constitutional democracies because it explains international law to an extent. It explains the power conferring rules. ये सारा का सारा काम, मतलब अब डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर भी इसके अंदर इंक्लूड हो गई. डीपीएसपी आ गए, मैरिज वाले लॉज आ गए, विल वाले लॉज आ गए, है ना, सक्सेशन लॉज आ गए, जो कि ऑस्टिन के हिसाब से लॉ ही नहीं है. हार्ट के हिसाब से कह रहा है ऑस्टिन भाई, तुमने जो गनमैन जो पिस्तौल चलाते रहे तो रैम्बो, वो तो कानून है ही है, लेकिन ये भी तो कानून है ना. तो ये भी कानून, तो इसको भी एनालिटिकल एनालाइज करके हम फिर भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये भी कानून. सो हार्ड इज स्टिल अ पॉजिटिविस्ट एंड हार्ड मेंटेन दैट लॉ एंड मोरालिटी आर सेपरेट. अ लॉ कैन बी वैलिड येट अनजस्ट, राइट. ठीक है जी. ओके, ये काम हो गया हमारा यहाँ. फिर हार्ट के एक और बापू चंद आए, उसका नाम था हैंस केल्सन, हमारे ग्रैंड नॉर्म वाले भैया. कह रहे यार ये रूल्स में भी कुछ मजा नहीं आया है. कह रहा कमांड में तो बिल्कुल मजा नहीं था, रूल्स में सिर्फ 50% मजा आया है. कहता मैं बताऊं क्या तुम्हें, एनालिटिकलिज्म, पॉजिटिविज्म मैं पूरा करके देता हूँ. 1881 से 1973. सो केल्सन टेक्स द एनालिटिकल आइडिया टू इट्स लॉजिकल एक्सट्रीम. ओके, ये लिख लेना भाई साहब, मतलब उसी के लिए काम कराया जा रहा है ना. दिस इज द प्योर थ्योरी ऑफ लॉ. लॉ माइनस पॉलिटिक्स, सोशियोलॉजी, मेटाफिजिक्स एंड एक्स्ट्रा लीगल डिसिप्लिन. वो कहता सब छोड़ यार, क्या तुमने पॉलिटिक्स भी ला दी लॉ के अंदर, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, पता नहीं क्या कभी बोलते हैं, डिविनिटी वगैरह सब छोड़. लॉ को आज सब हटा देते हैं. प्योर है ना, खालिस, बिल्कुल एक नंबर, है ना, ऑर्गेनिक खालिस. कह रहे मैं लॉ की सिर्फ प्योर एनालिसिस करना सिखाऊंगा तुम्हें, और एनालिटिकल स्कूल को वापस जिंदा खड़ा करूंगा जिस चक्कर में ये पैदा हुआ था, कि एनालाइज करो कि लॉ क्या है, लॉ क्या होना चाहिए, उससे तो हमारा कोई लेना देना नहीं है. एंड ही गेव इज प्योर थ्योरी ऑफ लॉ. ये सर कहते हैं कि ये छोड़ यार, ये रूल्स नहीं, ये नॉर्म्स हैं. कह रहा अगर कोई चीज नॉर्म हुई तो वो पॉजिटिव स्कूल वालों के हिसाब से कानून होगी. अब देखते हैं. तो लॉ ने कहा, एज इन ऑस्टिन ने कहा, लॉ इज इक्वल टू कमांड प्लस सैंक्शन, है ना. केल्सन कह रहा है लॉ इज नॉट अ कमांड बट लॉ इज अ रूल. पॉजिटिव प्राइमरी रूल, सेकेंडरी रूल. और केल्सन कह रहा है कि लॉ इज अ नॉर्म दैट सेज इफ एक्स हैपेंस वाई ऑट टू फॉलो. अगर कोई कानून ऐसे स्ट्रक्चर्ड है तो वो कानून है. मतलब ऐसी कोई चीज अगर ऐसे स्ट्रक्चर्ड है तो वो कानून है. उसके अंदर सैंक्शन हो ना हो कोई फर्क नहीं. इफ एक्स हैपेंस वाई ऑट टू फॉलो, राइट. ठीक है जी. तो इससे आपके वो सप्तपदी वाला भी कानून बेसिकली कानून बन जाएगा कि भाई शादी कर रहे हो तो 7 फेरे कर लो. अगर वैसे चलनी हो तो 1 फेरे में भी चल जाएगी, लेकिन वैसे 7 कर ही लेना, नहीं तो 700 में भी शायद ना चले.
सो कमांड को उन्होंने रिप्लेस कर दिया नॉर्म से और सॉवरन बोल दिया ग्रैंड नॉर्म। वो कह रहे जी अच्छा कमांड को तो आप नॉर्म कह रहे हो तो नॉर्म हम फॉलो ही क्यों करें? क्या कह रहे हैं क्योंकि नॉर्म के ऊपर एक और नॉर्म है। कह रहे उसके ऊपर कौन है? कह रहे उसके ऊपर एक और नॉर्म है। कह रहे उसके ऊपर अल्टीमेटली कौन है? कह रहे ग्रैंड नॉर्म है। कह रहे ग्रैंड नॉर्म कहाँ से है? कह रहे मुझे नहीं पता लेकिन ग्रैंड नॉर्म। तो एक ग्रैंड नॉर्म क्या होता है ना? ग्रैंड नॉर्म इज बेसिकली द हाईएस्ट नॉर्म। भाई जब हम इस देश में हम पैदा हुए, आप मैं जब पैदा हुए, हमें किसने बोला दैट वी हैव टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन, बट वी आर फॉलोइंग इट। सो फॉलोइंग द कॉन्स्टिट्यूशन इज द ग्रैंड नॉर्म फॉर द एंटायरिटी ऑफ इंडियन लॉ। अगर आप मैं लाइक सिटीजंस ऑफ इंडिया फॉलोइंग द कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो कानून बनेगा वो हमें मानना है, तो वो हम मानेंगे सारे के सारे, तो वो नॉर्म्स हैं। तो इन्होंने कहा वो सारे के सारे नॉर्म्स है, और नॉर्म्स अगर ऐसे स्ट्रक्चर्ड हैं, इफ एक्स हैपेंस वाई ऑट टू फॉलो, तो वो कानून है। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है जी। सो केल्सन भाई क्यों नहीं कह रहा, मतलब फिर हमें सोचने की बात है कि केल्सन भाई को क्या हो गया है ना? केल्सन भाई क्यों नहीं मान रहे कि कमांड को छोड़ो? तो कमांड इज अ साइकोलॉजिकल एक्ट, समवन ऑर्डर्स समवन फील्स, है ना? सो लॉ कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट इवन व्हेन नो वन इज कमांडिंग, ये केल्सन का कहना है। लॉ अप्लाइज टू जजेस, ऑफिशियल्स, फ्यूचर केसेस, नॉट जस्ट सिटीजंस। सिर्फ नीचे वालों के ऊपर ही थोड़ा ना कि सॉवरेन इन्हीं पे डंडा चलाती रहेगी, है कि नहीं? तो इसीलिए ये लोग कॉन्सेप्ट ले आए नॉर्म। तो कमांड इज अ साइकोलॉजिकल एक्ट। अच्छा जी, ठीक है जी, ओके, सो दिस इज डन। सैंक्शन डज नॉट एक्सप्लेन दिस। Sanction does not explain the above. So a norm is a rule that prescribes what ought to happen if certain conditions are fulfilled. तो norm basically एक बहुत wider definition इन्होंने कर दी, क्योंकि ऑस्टिन की बड़ी छोटी सी definition थी और उसके अंदर majority कानून जो modern day कानून है वो फिट ही नहीं बैठते। तो इन्होंने कहा norm is a rule that prescribes what ought to happen if certain conditions are fulfilled. So norm is always structured like this: if X happens, Y ought to follow, right? कि अगर ये होगा तो ऐसा कुछ ना कुछ होना चाहिए। सो इफ एक्स सफर्स लीगल कॉन्सिक्वेंस, वाई मस्ट फॉलो, राइट? इफ अ पर्सन कमिट्स थेफ्ट, ही शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट। तो ये तो ऑस्टिन के हिसाब से भी लॉ हो गया और इनके हिसाब से भी लॉ हो गया। सो कर्सन रीड्स दिस एज नॉट अ कमांड टू सिटीजंस बट अ नॉर्म एड्रेस टू कोर्ट्स, मीनिंग इफ थेफ्ट इज एस्टैब्लिश्ड, पनिशमेंट ऑट टू बी इम्पोज्ड। ये कह रहा है ये कौन सा कमांड है? कहाँ है कमांड इसमें? कह रहे कोई कमांड वमांड की जरूरत नहीं है, बट दिस इज अ नॉर्म। देखो, इफ एक्स टेक्स प्लेस, वाई ऑट टू फॉलो। सो दिस इज अ नॉर्म एड्रेस टू द कोर्ट्स, मीनिंग इफ थेफ्ट इज एस्टैब्लिश्ड, punishment ought to be imposed. Are we clear on this? Okay. फिर लोगों ने पूछा सो व्हाई इज दिस नॉर्म वैलिड एट ऑल? इसके ऊपर किसकी अथॉरिटी? वो कह रहे इसके ऊपर हायर नॉर्म की अथॉरिटी है, फिर उसके ऊपर कह रहे उसके ऊपर फिर हायर नॉर्म था, उसके ऊपर कह रहे सबसे ऊपर चले जाओ, वो बताते हैं, उसका नाम है ग्रैंड नॉर्म, है ना? ग्रैंड नॉर्म। सो बिकॉज इट इज ऑथराइज्ड बाय हायर नॉर्म। तो इन भाई ने ये ट्रायंगल सा बेसिकली एक बना दिया था कि देखो भैया, जो ग्रैंड नॉर्म है, जो सबसे जो टॉप पे बैठता है कि हम ये सब कानून फॉलो कर ही क्यों रहे हैं, बिकॉज वी बिलीव इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ग्रैंड नॉर्म हो गया आपका द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? ह्यूमन राइट नॉर्म्स एक्सेट्रा, सो दे सिट ऑन द राइट ऑन द वेरी टॉप। उनके चक्कर में हम नीचे वाले नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं। तो स्टैट्यूटरी लॉ नीचे आ जाते हैं, तो नीचे फ्लो, गंगा ऊपर नीचे बह रही है। स्टैट्यूटरी लॉ, डेलीगेटेड रेगुलेशंस, कह रहे हैं ये नीचे नॉर्म्स हैं, इंडिविजुअल एक्ट। तो ये सारे नीचे जो नॉर्म्स हैं ये आप इसलिए फॉलो कर रहे हैं क्योंकि ये ग्रैंड नॉर्म है। अंडरस्टूड है ये बात? ओके। देखो, कोर्ट जजमेंट इज वैलिड बिकॉज इट इज ऑथराइज्ड बाय क्रिमिनल प्रोसीजर एंड स्टैट्यूट। भाई सीआरपीसी फॉलो हुई है, आईपीसी फॉलो हुई है, तो कोर्ट ने जजमेंट दे दी। लेकिन क्यों? क्योंकि ये जो चीजें हैं, ये वाली जो चीज स्टैट्यूट और क्रिमिनल प्रोसीजर इज द पार्लियामेंट इज ऑथराइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू मेक, तभी तो जजमेंट वैलिड होगी। अच्छा जी, और फिर ये why has the parliament been authorized by the constitution? Because it is authorized by a grand norm. So the grand norm in this case is us following, we the people saying कि हम constitution follow करेंगे, है ना जी? That is the basic grand norm, और उस grand norm को assist करती है constitution। constitution में लिखा हुआ है कि CRPC और statute बनाने की शक्ति पार्लियामेंट को है और उसको लोग मानेंगे। तो इवेंचुअल सारी गंगा इस बिलीफ से आ रही है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, राइट? लिख लेना, द ग्रैंड नॉर्म, बेसिक नॉर्म इज द अल्टीमेट प्रीसपोज्ड नॉर्म, प्रीसपोज्ड दैट गिव्स वैलिडिटी टू द एंटायर लीगल सिस्टम। नहीं तो कई लोग कहें भाई मैं तो संविधान मानता नहीं। किसने बोला संविधान मानने को? जब मेरे तू ये कैसे बोल सकता है? मेरे मैं बोल सकता हूँ। किसने बोला था? जब हमारे यहाँ जन्म हुआ, किसने बोला संविधान माने? ग्रैंड नॉर्म इज कि आपका यहाँ जन्म हुआ, दिस इज प्रीसपोज्ड, you will just have to follow it.
तो बेसिकली क्या है कि जी अगर आप इसको ऐसे तरीके से भी देखें, कह रहे कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाई, इंसानों ने। पुलिस वाले कौन है, इंसान। जज कौन है, इंसान। तो कह रहे हम इंसान इंसान ही एक दूसरे को बताएंगे कि तू जेल में जाएगा, तू ये करेगा। जी यही तो सारा का सारा कानून है। कह रहे मैं तो नहीं मानता, लेकिन मानना पड़ेगा क्योंकि ग्रैंड नॉर्म है। ग्रैंड नॉर्म है तो ये पूरा का पूरा सिस्टम काम कर रहा है ना, कि अच्छा ट्रैफिक पुलिस वाला तो आप चालान दे देते, नहीं तो आप उसको थोड़ा ना कहते मैं तो नहीं मानता। तेरे को किसने पावर दी? कह रहे संविधान ने पावर, ये पार्लियामेंट ने मुझे पावर दी। पार्लियामेंट को किसने पावर दी? संविधान ने। संविधान को किसने पावर दी? ये है ग्रैंड नॉर्म। संविधान को किसने पावर दी है कि हमें किसने? वो कह रहे जी हमने जब आजाद हुए थे तो हमने ये डिसाइड करा था कि हम ये किताब लिख रहे हैं और हम सब मिलके इसको मानेंगे। ये है ग्रैंड नॉर्म। ठीक है जी, होपफुली क्लियर हुआ मामला। So the grand norm is the ultimate presupposed norm that gives validity to the entire legal system. That's it. It's not because it is democratic, it is moral, but because the legal system presupposes it. Once you accept this presupposition, parliament can make laws, court can strike down laws, official can act legally. जब हमने ये प्रीसपोज करा कि हम सब इस देश में कानून मानेंगे और कानून के बाप का नाम है हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन, है ना जी, तो हम वो सब मान रहे हैं। सो दैट इज द ग्रैंड नॉर्म। अगर हम सब मान रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन कह रही है कि सीआरपीसी बनाओ, आईपीसी बनाओ, सीपीसी बनाओ, तो हम वो भी सब भी मान रहे हैं। और फिर उसके अंदर ये अलग अलग नॉर्म लिखे हुए हैं, इफ एक्स हैपेंस देन वाई ऑट टू हैपन, तो हम वो भी हम सब मान रहे हैं। तो कैल्सन कहता है इससे अब आपको पूरा का पूरा एब्सोल्यूट शानदार क्लियर हो जाएगा कि एनालिटिकल स्कूल, पॉजिटिव स्कूल या ये इंपेरेटिव स्कूल एक्चुअल में है क्या। इतनी शानदार चीज है, लेकिन आपने ऑस्टिन ने तो बहुत ही नैरो डिफाइन करा हुआ था अपने कमांड से। हार्ट ने उसको थोड़ा सा खोल दिया प्राइमरी रूल सेकेंडरी रूल से। कैल्सन सीधा चला गया नॉर्म्स पे और फिर उससे पूछा भाई साहब नॉर्म में क्या बोलते हैं, सैंक्शन ये सब ये का छोड़ो, नॉर्म इसलिए काम करता है क्योंकि एक हायर नॉर्म है। कह रहा अच्छा हायर है तो उसके ऊपर भी एक और हायर है, कह रहा उससे भी हायर है, कह रहा फिर हाईएस्ट बताओ। ये ग्रैंड नॉर्म। ठीक है जी, okay, so we are pretty much through. So Austin explains law by asking who commands. Hart explains law by asking which rule is recognized. लिख लेना, बहुत बहुत शानदार चीजें हैं। Kelsen explains law by asking why a norm is valid. Right? So the grand norm is the final answer. अगर हमारे वैसे अगर आप शास्त्रों के हिसाब से धर्म शास्त्र, धर्म सूत्र, इसके ऊपर ज्यूरिस्प्रूडेंस 2 के भी लेक्चर्स हैं इस चैनल पे। इस चैनल को जरा थोड़ा सा एक्सप्लोर करिएगा। हमारा चैनल काफ़ी ज़्यादा अंडर द रेडार रहता है क्योंकि लोग अंगूठा नहीं दबाते। आई बिलीव आई मीन दैट्स द प्रॉब्लम। बट यूजली मैं अपनी कोचिंग क्लासेस में बिजी रहता हूँ, तो इसलिए थोड़े अपलोड्स वगैरह कम करता हूँ। बट आई स्टिल कवर आउट ऑल द जजमेंट्स, मोस्ट ऑफ द जजमेंट्स एटलीस्ट। बट सेमेस्टर्स का भी हमने काफ़ी काम करा हुआ है। बट काफ़ी सारे लेक्चर्स थोड़े से अब वाइट बोर्ड वाले हैं। जब मैंने काम ये शुरू करा था अबाउट 8 years बैक व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग लॉ, तो ऑफ कोर्स तब से टीचिंग भी इवॉल्व हो गई एंड माय वर्जन हैज आल्सो इम्प्रूव्ड। बट धर्म शास्त्र, धर्म सूत्र वगैरह पे लेक्चर है। अंगूठा दबा देना, नॉट सटली टेलिंग यू, बट एनी विच वे, नहीं भी दबाना हो तो भी चलता है, मतलब दबा ही देना फिर भी कोई बात नहीं। एक्चुअली स्पीकिंग हिंदुस्तान में ग्रैंड नॉर्म धर्म है, द राइट थिंग टू डू। सब कुछ यहीं से फ्लो होता है। तो हमारे सारा आपका हिंदू लॉ सब कुछ जो कोडिफाइड है वो इसी के बेसिस पे आधार पे है, धर्म है। इसीलिए इंडियन ज्यूरिस्प्रूडेंस में आपको पढ़ना पड़ता है कि व्हाट इज धर्म। उसमें भीष्म पितामह बताता है, महाभारत वगैरह सब कुछ हमने डिस्कस करा वो I think on a 1 hour lecture, in a 1 hour lecture, what is dharma, right? जरूर उसको देख लीजिएगा if you are interested in these topics, right? So final grand norm actually हमारा ये है, but अगले लेक्चर में चलेंगे हिस्टोरिकल स्कूल पे। ये तो हो गया हमारा एनालिटिकल स्कूल का काम। होपफुली ग्रैंड नॉर्म क्लियर है। मेरा दूसरा लेक्चर एक और कैल्सन पे पड़ा हुआ है, बट आई बिलीव इट डजंट डू द जॉब ऑल दैट वेरी वेल, मतलब in the sense because it was too fast back in the day when I shot it. Hopefully today the grand norm basically bit is cleared, and yeah, I wish you all the very best. That's about it. TLOI stands for Teaching Laws of India. We primarily teach for judicial services exams and NLSAT, the 3-year LLB program at NLSIU Bangalore. Then CUDPG, the DU LLB exam is always there, CLAT and AILT. अगर अभी पढ़ना हो इन एग्जाम्स के लिए, well then do consider us. Wishing you all the very best. Take very good care of yourself. May God bless you. Bye.